हेलो फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी का हमारी सीरीज चल रही है क्लास 6 की इतिहास की, उसका अध्याय 3 पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या पूरी बुक ही पढ़ेंगे इसमें? देखते हैं। नेनुइना नेनुओं का भोजन। एक नेनुओं नाम की लड़की है, उसके भोजन के बारे में अपने साझा कर रही है कुछ बातें। आज नेनुओं अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। क्या क्या खा रही थी? चावल, स्क्वाश, कद्दू। देख सकते हैं आप क्या क्या खा रही थी। चावल, स्क्वाश, कद्दू, ठीक है, बीन्स, गोश्त। कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े में ये सब बोया हुआ था, उगाया हुआ था। खाते खाते नेनुओं को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाने खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, ठीक है। विभिन्न प्रकार के भोजन, मतलब वो सब मध्य प्रदेश की बातें थी। स्क्वाश वगैरह कहाँ खाया जाता है। विभिन्न प्रकार के भोजन हम देखेंगे। आज हमें अपने भोजन को अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ता है। याद रहे कि धान की खेती के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे कहा गया है ना कि चावल यानी धान की खेती को ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए अधिक गर्मी, अधिक पानी, समतल, उपजाऊ तथा चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा था, स्त्री पुरुष ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। खेती और पशुपालन की शुरुआत हम देखेंगे। खेती और पशुपालन की शुरुआत अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है। साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, वे भी बदलते रहे हैं। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे ठंडल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इस तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके जीव पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए, और यही सब जो देखभाल करने लगे ये कृषक बन गए, यानी किसान कहलाए, ठीक है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता। याद है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ता को। बेचारे कुत्ते को सबसे पहले बंधक बना लिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया, ठीक है। कुत्ते का जंगली पूर्वज था, ठीक है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, सूअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। यानी सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ता था, ये पॉइंट यहाँ से नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर भेड़, बकरी, गाय और सूअर, ठीक है, नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। आह आह कहने लगे, आ जाओ बेटा आ जाओ, जब आए तो पकड़ के बांध ही लें। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही क्यों पालतू बनाया गया? ठीक है, सोचो। क्योंकि कुत्ते वफादार होते थे। कुत्ते क्या, आप देख ही रहे हैं, कुत्ते वैसे भी इंसानों के पास ज़्यादा आते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने का बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया।
अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे, याद रहे ये इम्पोर्टेंट है, लोग उन्हीं जानवरों को चुनते थे जो बीमार कम होते थे, ठीक है। और लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, मोटे दाने वाले, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दाने के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि वे फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक थे। मतलब अहिंसक मतलब जो ये नहीं कि इंसानों को ही मार के खा लें, ठीक। इसलिए देखिए, भेड़ बकरी गाय भैंस कितनी सीधी होती हैं बेचारी ना, चाहे जितना हम मारते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन मारना नहीं चाहिए जानवरों को। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। याद रहे, जो पाले जाते थे उनके दांत भी छोटे होने लगे और सींग भी छोटे होने लगे। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। याद रहे, बसने की प्रक्रिया कब हुई? बसने मतलब अस्थाई लोग रहने लगे, ठीक है। तो बसने की प्रक्रिया कब 12,000 साल पहले चालू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। नहीं, इधर से उधर मानव अगर टहलता रहता तो क्या बस पाता। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सबसे प्राचीन फसल क्या है? गेहूं जौ। सबसे ज़्यादा प्राचीन, सबसे पहले क्या फसल अपनाया गया? गेहूं और जौ। और सबसे पहले जानवर कौन अपनाया गया? कुत्ता। याद रहे, दो फैक्ट यहाँ से मिले। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। कुत्ते के बाद अगर कुछ आया तो भेड़ बकरी, कुत्ते के बाद भेड़ बकरी। इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लेना इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। एक नवीन जीवन शैली, अनाज के उपयोग, ठीक है। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसलिए अब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों को भगाने, सुरक्षा करने, कटाई तक बहुत संभाल कर काम करना पड़ता था उनको। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। भाई, जब अनाज होने लगे तब उसको रखना कहाँ है जिससे भीगे न, सड़े न। बहुत से इलाकों में लोगों ने फीड के बड़े बड़े बर्तन बनाए, ठीक है, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाने और उनका प्रयोग करते रहे होंगे? अपने जवाब दो, ठीक है। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब देखो, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं, ठीक है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मानचित्र रहेगा। शुरुआती किसान जो थे और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे
उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में। याद रहे, शुरुआती कृषकों में कहाँ पाए गए हैं? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। पश्चिमोत्तर आप लोग जान ही रहे हैं, मैप समझते होंगे ज़रा सा, ठीक है। आधुनिक कश्मीर में, जिसको आज कश्मीर कहते हैं, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखना। वास्तव में ये निर्दिष्ट, आप लोग अपने से हैंड रिटन नोट से भी बनाते चलो, वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पक्षियों की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप मतलब अपना भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। नीचे तालिका दी गई है, तुम यह जान सकते हो कि कहाँ से कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले। तो ये देखिए, जैसे कुछ अवशेष है, कहाँ से क्या मिला, ये भी एग्जाम में आता है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी, ये सब के अवशेष कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है मेहरगढ़। चावल, जानवरों की हड्डियाँ, ये कहाँ मिली है? कोल्डी हवा से, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। चावल कहाँ से मिले हैं? चावल और मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं, ये महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश में। गेहूं और दलहन, गेहूं और दलहन कहाँ से? गुफक्राल आधुनिक कश्मीर में है। ये टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, ये सब बुर्जहोम से मिला, आधुनिक कश्मीर में है। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल। देखिए, कुछ चीज़ें कॉमन है जो अलग अलग है, उसको याद कर लीजिए। चिरांद में मिला, चिरांद में क्या मिला है? गेहूं मिला है, हरे चने मिले हैं, जौ, भैंस, बैल। जो चिरांद कहाँ है? बिहार में है। और ज्वार बाजरा, ये सब कहाँ मिले हैं? हल्लूर में, देख सकते हैं आप लोग। काला चना, ज्वार बाजरा, ये सब पायमपल्ली, जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं, उनमें से ये सिर्फ कुछ ही हैं। बहुत जगह से मिले हैं, ये कुछ ही हैं। आप जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ते जाओगे, क्लास 7, 8, 9, 10 सबके एनसीईआरटी में कुछ ना कुछ आपको, इतिहास हम पूरा 6 से लेके 12 तक हिस्ट्री पढ़ेंगे एनसीईआरटी के, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और एनसीईआरटी से लगभग फिर कुछ बचता नहीं है। अस्थाई जीवन की ओर, अस्थाई जीवन की ओर देखेंगे। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। यहाँ के लोग कैसे गड्ढे के नीचे घर बनाते थे? कहाँ घर बनाते थे? बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इसको नोट कर लेना। जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गर्तवास। क्या कहते थे? गर्तवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तावास का चित्र बनाओ, अब बना लेना। बहुत सारी जगहों से, गर्तावास क्या है? बेसमेंट जैसे आज बनता है, बेसमेंट, भूधरा, कुछ भी कह सकते हो आप लोग। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई गई। ओखली और मूसल का प्रयोग किया गया, याद रहे, ओखली और मूसल का प्रयोग किया गया। ओखली मूसल जानते हैं ना?
जो कुटाई करने में काम आता है, आपके गाँव में होता है बहुत, और मूसल का प्रयोग किया गया। अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन मतलब पहाड़, ये पत्थर का युग था ना, इसलिए औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजारों हड्डियों से भी बनाए जाते थे, कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, पीछे चैप्टर में भी पढ़े थे, याद होगा आपको। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी इन पर अलंकरण मतलब खूब पेंटिंग, चित्रकारी हुई होती है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है। धीरे धीरे लोग बर्तनों के प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। क्या बन गए? चावल, गेहूँ, दलहन, यानी चावल, गेहूँ और दाल, ये सब क्या मेन पार्ट बन गए। इसको खूब ज़्यादा खाया जाने लगा। ठीक है, जैसे जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे अवश्य पौधे उगाए जाने लगे। तो याद रहे, ये कौन सा पौधा कपड़ों के लिए? कपास। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कहीं जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ठीक है, अन्य रीति रिवाज देखो क्या था। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया, इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह भी रहते थे, जिन्हें जनजाति कहते थे। ठीक है, कृषक और पशुपालक। जनजाति कौन थे उस समय के? कृषक और पशुपालक समूह। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले ही प्रचलित था। जनजाति क्या है? देखिए, जनजाति क्या है? एसटी यानी शेड्यूल, एसटी शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, ट्राइब। अब देखिए, प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य क्या करते हैं? शिकार, भोजन इकट्ठा करना, खेती करना, पशुपालन करना, मछली पकड़ना, ये जैसे कई चीज़ अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें ज़मीन तैयार कर बीज बोना, पौधे की देखभाल करना, फसल काटना शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते ताकि वो पौधों को नुकसान न पहुंचाएं। महिलाएं फसल दांव कर अनाज कूटती पीसती। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाते, टोकरियाँ बुनते, औजार, झोपड़ी, सब ये काम करते हैं। कुछ व्यक्ति को नेता मान लिया जाता था। ये अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति होते थे। नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। याद रहे, ये लोग महिलाओं का सम्मान करते थे। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ, चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। यही उनकी संपत्ति है जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, क्योंकि ये बस खाते हैं और जीते हैं। इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा सूक्ष्म निरीक्षण कर लेते हैं।
मेहरगढ़ है, मानचित्र में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास है। याद रहे, बोलन दर्रा कहाँ, ईरान जाते वक्त पड़ता है और मेहरगढ़ के पास। याद रहे, बोलन दर्रा ईरान जाते वक्त पड़ता है। ठीक है, याद रहे। के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः एक स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। याद रहे, इस सबसे पहले यहीं पे लोग जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखे, मेहरगढ़ में ही। ठीक है, मेहरगढ़ में ही सबसे पहले ये लोग सीखे भेड़ बकरियाँ चराना और गेहूँ जौ उगाना। ठीक है, यहाँ खुदाई से सबसे पहले के स्तरों में से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। मेहरगढ़ से हड्डियाँ भी मिली जानवरों की। याद रहे, इनमें से किस किस जानवर की हड्डी मिली, तो हिरण की और सूअर की। ठीक है, जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां शामिल हैं। इसके बाद के स्तरों में भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिलती हैं। इसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिलती हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशी को पालते थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। तो याद रहे, चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो मेहरगढ़ में। ठीक है, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। याद रहे, कितने कमरे, 4 या उससे ज़्यादा मेहरगढ़ में, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते हैं अनाज वनाज रखने के लिए। पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन बाद के हैं। देखेंगे, आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं बन जाते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होता रहता है। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है। फिर सैकड़ों सालों के बाद वह एक टीला बन जाता है। इसीलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और इसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपर तथा निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती हैं। याद रहिए, स्तर बना है टीला। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। ये लो, एक आदमी मर गया तो उसके साथ एक बकरी को दफनाया गया था। कहाँ पे, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में ऐसे अवशेष मिले हैं। याद रहे, मृतक के साथ क्या मिले हैं, बकरी के अवशेष। एक आदमी मरा था तो उसके साथ बकरी को भी दफना दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट आप देखिएगा। इससे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ऐसा मानते हैं। तो कब्र में मृतक के साथ किसको, बकरी को भी दफनाया गया। याद रहे, कहाँ पे, मेहरगढ़ में। बार बार ही रिपीट कर रहे हैं, याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, किस जगह पे, किस पुरा स्थल पे, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, किस पुरा स्थल पे इंसानों के साथ बकरी को दफनाया गया मिला है, तो मेहरगढ़ में। ठीक है, मेहरगढ़ की कब्र का चित्र देख सकते हो, एक बकरी के साथ दफनाया गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे दाउजली हेडिंग। दाउजली हेडिंग क्या है, मानचित्र 2 में दाउजली हेडिंग ढूंढो। यह पूरा स्थल चीन में, कहाँ पे है, दाउजली हेडिंग चीन में है। कहाँ पे है, चीन में है। ठीक है, और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में नहीं, चीन में नहीं है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी के एक पहाड़ी पर है। ब्रह्मपुत्र की घाटी के एक पहाड़ी पर है, और वो रास्ता कहाँ से होके जाता है,
चीन और म्यांमार से। यह खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं यहाँ पे। क्या मिले हैं? खल और मूसल जैसे पत्थर के अवशेष मिले हैं। इसमें पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिले हैं। जेडाइट पत्थर मिले हैं यहाँ पे, याद रहे। कहाँ से? दाउजली। ये दाउजली कहाँ है? ब्रह्मपुत्र की घाटी पर। यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा, क्योंकि चीन से सटा हुआ था। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काष्ठाश्म क्या है? अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। काष्ठाश्म के औजार और बर्तन भी बनते थे। बहुत कड़ी लकड़ी, बहुत टाइट लकड़ी के भी औजार बनते थे। अन्यत्र देखेंगे एटलस में तुर्की ढूंढो। तुर्की क्यों ढूंढने के लिए कह रहा है भाई? नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल ह्यूक तुर्की में है। एक चाताल हो तुर्की में है, याद रहे। एक चाताल हो तुर्की में है, ठीक है। तुर्की को याद रखना आप। चाताल हो कहाँ पे है? तुर्की में। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। सीरिया से क्या लाया गया था? चकमक पत्थर। सीरिया से चकमक पत्थर लाया गया था। देख लो ये पॉइंट, सीरिया से चकमक पत्थर लाया गया था। लाल सागर की कौड़ियाँ। कौड़ी कहाँ से लाई गई थी? लाल सागर से। कौड़ियाँ कहाँ से लाई गई थी? लाल सागर से। तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। भूमध्य सागर से क्या लाया गया था? सीपी। सीपी जानते हैं? मोती जिसको कहते हैं। सीप, सुतुई, कुछ भी, सीप जानते होंगे आप लोग। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। अभी पहिए का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। आओ बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता था? ठीक है, सब माला वगैरह बनाने में। ठीक है, अब ये आ गया, आओ याद करें, यानी अभ्यास आ गया। अब बताओ, अभ्यास में आप बता सकते हो खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? इसका आंसर लिख सकते हो कि नहीं आप लोग? अभी पढ़े हो ना कि भाई खेती करने वाले ये लंबे समय तक एक ही स्थान पर इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें कोई फसल 6 महीने में होती थी, कोई 1 महीने में, कोई 1 साल में। तो उसकी देखभाल के लिए उनको रहना पड़ता था। और जानवरों की देखभाल के लिए, क्योंकि वो बच्चा देते थे जानवर, तो उनकी देखभाल छोटे बच्चों का, इसलिए जब, क्योंकि पहले तो घूमते थे जब ऐसा नहीं करते थे, वो पशुपालक और कृषक नहीं बने थे, वो तो घूमा करते थे। जब वो पशुपालक और कृषक बन गए तो फसलों की देखभाल के लिए लंबे समय तक एक स्थान पर रुकना पड़ता था उनको। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पृष्ठ 25 की तालिका को देखो। निनुइया अगर चावल खाना चाहती है तो उसे किन स्थानों पर जाना है? तो आपको पता है चावल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, चावल कहाँ हुआ है? तो चावल हमारे उत्तर प्रदेश में भी होता है, ठीक है, आपको पता है। पुरातत्वविदों, तीसरा क्वेश्चन है, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? क्यों? क्योंकि पहले ऐसे कब्रों में जानवरों के साथ उनको लेटा मिला है और औजार मिले हैं, चित्रों का अंकन मिला है, बहुत चीज़ें मिला है, तो वो ज़्यादातर पहले शिकारी हुआ करते थे, धीरे धीरे पशुपालक हो गए। ठीक है, बाकी आप लोग क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया है कृषकों और पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहक के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताइए। बहुत था। वो खाने के लिए मांस को कच्चा पका के खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन पशुपालक क्या? पशुपालक अब जानवरों से दूध, दही ये सब भी पाते थे, बकरी पाल लिए थे और ये लोग आग जलाकर भी खाते थे और क्या कहते हैं, अनाज भी उगाना सीख लिए थे। तो काफ़ी अंतर आप बता सकते हैं।
जो फैक्ट था हमने बता दिया। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर को लेके मिलेंगे हम लोग, यानी चैप्टर नंबर ये 3 था, ये चैप्टर अध्याय 3 था। अब हम लोग अध्याय 4 में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आया, ये वीडियो लंबी हो गई हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि थोड़ा और स्पीड बढ़ाएं हम। अगर सही लग रही हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे अगले दिन।